नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने एक बार और स्पष्ट कर दिया है कि इम्तिहान होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बयान आया है। निशंक ने अपने बयान में साफ किया है कि छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत से माता पिता और छात्रों ने ईमेल कर परीक्षा कराने की मांग की है। कोई साइलेंट मेजॉरिटी है जो चाहती है कि परीक्षा हो। लगातार अभिभावकों का ये दबाव रहा कि छात्र कब तक पढ़ता रहेगा और इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो छात्रों का भी ये दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए, छात्र का एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए काफी उत्साहजनक रहा है और हमको लगा कि अब ये प्रस्तुतियां हैं। और इस बीच कुछ लोग जरूर करके सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिका थी उसको खारिज करते हुए बोला, आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता है और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। इसके पहले नीट और जेईई कराने वाली एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ने भी अपने बयान में यही सब तर्क दिए और कहा कि छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, पसंद के केंद्र उन्हें दे दिए गए हैं, चॉइस के। यह परीक्षा इसलिए कराई जा रही है ताकि उनका एक साल बच जाए, कॉलेजों का एक एकेडमिक ईयर बचे। लेकिन जिन छात्रों ने ट्वीट किए हैं वे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने और पसंद करने के केंद्र को लेकर, उनके तर्क को लेकर आलोचना कर रहे हैं और अपने तर्क रख रहे हैं। जैसे अनमोल पटेल ने ट्वीट किया है कि यह दलील ना दें कि सभी छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, हमने इसलिए डाउनलोड किया है ताकि देख सकें कि किस शहर में परीक्षा होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम परीक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो। पीएमओ पोस्टपोन नीट जेईई। प्रशील शिंदे ने लिखा है कि हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो यह मतलब हुआ कि हम परीक्षा केंद्र तक जा सकते हैं। इसे इस तरह से पेश किया जा रहा है कि हम जेईई देंगे तो 100% एडमिशन हो ही जाए। फिर यह क्या तर्क है? ईशा पाटकर ने लिखा है कि अगर आप परीक्षा स्थगित करना चाहते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ना करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकिता गुप्ता ने ट्वीट किया है कि सरकार क्रूर हो गई है, छात्र यह देखने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ही ना कि सेंटर कितनी दूर है, कहाँ पड़ा है। रोशन झा ने ट्वीट किया है कि मेरा सेंटर 133 किलोमीटर दूर है, मैं मुंबई के उपनगर में रहता हूं, कोई लोकल ट्रेन नहीं चलती है, सुबह 7:20 पर सेंटर पहुंचना असंभव है, टैक्सी वाले 5,000 रुपए मांग रहे हैं, अगर मुझे कोविड हुआ तो सरकार देखभाल करेगी। जीत अग्रवाल ने लिखा है कि आपने हमें पसंद के हिसाब से सेंटर दिया है, लेकिन आपको पता है कि हमने सेंटर किस आधार पर चुना है? जो सबसे नज़दीक होता है हम उस सेंटर को चुनते हैं। पहला चुनाव 100-200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर भी हो सकता है। मैं नहीं जानता कि आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आनंद कुमार ने ट्वीट किया है कि मेरे घर से मेरा सेंटर 250 किलोमीटर दूर है और एक ही विकल्प था, पहले चॉइस के लिए मैं प्राइवेट गाड़ी नहीं कर सकता। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आंकड़े के सहारे सरकार कहती है कि छात्र परीक्षा चाहते हैं, लेकिन छात्र ही कहते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं कि वे परीक्षा चाहते हैं। दूसरा, सरकार कहती है कि छात्रों को उनकी चॉइस के सेंटर दिए गए हैं, लेकिन ये तो फॉर्म में ही विकल्प पूछा जाता है। इस पर छात्रों का कहना है कि इस वक्त जब तालाबंदी के कारण 500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी तो रेल, लोकल ट्रेन या बस तो चल नहीं रही है, प्राइवेट गाड़ी करना आसान नहीं। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए एक दिन पहले जाना होगा तो कैसे जाकर वहां रुकेंगे? उधर इस परीक्षा के विरोध में यूपी में सपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज की। आप जानते हैं कि कई विपक्षी सरकारें इस परीक्षा के विरोध में हैं, लेकिन उन विपक्षी सरकारों के यहाँ भी अलग अलग परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा को लेकर एक राय नहीं है या एक फैसला नहीं है।
और हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस बारे में बात की है। केसेस हैं पंजाब में, आज मेरे पे केसेस हैं 46,000। इट इज गोइंग टू बी 1,10,000 बाय 10-20 अगले 3 हफ्तों में। तो उस टाइम में हम लोगों को जाने बचाएंगे या एग्जाम का देखेंगे कि एग्जाम हो रहे हैं ठीक। सरकार समथिंग शुड बी। हाँ जी, सरकार कह रही है कि 80% से ज़्यादा बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम घर के नज़दीक सेंटर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों में कोई दम है? ये तो देखेंगे, टाइम ही बताएगा। लेकिन मुझे तो पहले लग रहा है कि सरकार तो पूरे जोर लगा रही है ऑन कोविड। अगर कोविड के अलावा उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो एग्जामिनेशन सेंटर्स अगले कुछ हफ्तों में बना दें एंड वहाँ लोगों को लगा दें, देन गुड फॉर द गवर्नमेंट। आई होप दे डू इट। बट मुझे नहीं लग रहा, और मुझे ये लग रहा है कि प्रॉब्लम्स होंगी। यू विल हैव अ प्रॉब्लम। जिनके पास वेल टू डू लोग हैं, जिनके पास कोई गाड़ी है या कुछ चीज़ है, वो तो पहुंच जाएंगे। जो गांव में कहाँ बैठे हैं, यहाँ पहाड़, यहाँ ये देखो शिवालिक है मेरे साथ, शिवालिक के ऊपर कोई गांव है, उसमें से कहाँ से जाएंगे? रोड डेली आएंगे, डेली जाएंगे पैदल। एंड मेरे पंजाब में तो हर गांव में, ये पहाड़ों को छोड़कर हर गांव में मेरी सड़कें बनी हुई हैं, मेरे बसेस चल रही हैं। कहाँ है बाकी हिंदुस्तान में? झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ कैसे करेंगे लोग? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी जेई नीट की परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री से बात की है। राजस्थान में जहां राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा हो रही है, वहां की शिक्षा मंत्री ने भी नीट जेई की परीक्षा का विरोध किया है। इस परीक्षा में एक समस्या खाड़ी के देशों के छात्रों की भी है। वहां पर कई हजार छात्र फंस गए हैं जो 13 सितंबर तक आ ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंदे भारत फ्लाइट में उन्हें प्राथमिकता दी जाए, मगर कई शहरों से फ्लाइट ही नहीं चल रही है और उनका इम्तहान छूट सकता है। बिहार में मेरे तरफ हम गोपालगंज का है, वहाँ बाढ़ आया हुआ है। वहाँ से मेरा सेंटर जो है, मेरा सेंटर गया मिला, पटना मिला है, और पटना वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। और मेरा एक दोस्त है, उसका 200 किलोमीटर दूर है। सर हम लोग कैसे जा पाएंगे वहाँ? और एग्जाम से एक दिन पहले जाना पड़ेगा, और ना ही ट्रांसपोर्ट है, ना ही कुछ है। और 6 सितंबर तक लॉकडाउन है बिहार में। तो सर कैसे हम लोग क्या करेंगे? मैं एक सीवियर एज़मा पेशेंट हूँ। उसकी वजह से मुझे ब्रेथलेसनेस की अक्सर प्रॉब्लम रहती है। मैं ज़्यादा मास्क यूज़ नहीं करती, लेकिन 3 हफ्ते पहले मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। 5 महीने में ये पहली बार था कि मैं घर से बाहर निकली थी, और सिर्फ 1 घंटे मास्क की वजह से मुझे पंप यूज़ करना पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए। मैं सच में चाहती थी कि मई में ही एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। जुलाई में भी नहीं हुआ। अब जब सितंबर में सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। डॉक्टर ने तो मुझे ये तक कह दिया कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप इस साल एग्ज़ाम ही मत दो। मैं सेकेंड ईयर ड्रॉपर हूँ, मेरा तीसरा साल ख़राब हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम कैसे ना दूँ? मेरा जो एंट्रेंस का सेंटर है वो मेरे घर से 200 किलोमीटर जोधपुर में है। तो सर आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में हम ट्रैवल कैसे करें 200 किलोमीटर? मैं जानना चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे जैसे कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके लिए आपने क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन सोच के रखा है? क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मैं अपने आप नहीं हुई हूँ, मैं कॉमेट का एग्ज़ाम देने गई हूँ, उसके बाद मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूँ। अगर ये एग्ज़ाम होता भी है तो भी मेरा दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, और कोई दे भी रहा है तो वो इतना चार्ज कॉस्ट कर रहा है कि हमें अफोर्ड करना बिल्कुल मुश्किल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पापा मम्मी इतना खर्चा नहीं कर सकते। मैं उनमें से खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसने जुलाई को ही इंडिया आने का डिसीजन लिया था। यहाँ तक आने का सफ़र इजी नहीं था। हमें फ़्लाइट पे 4 घंटे के फ़्लाइट पे PPE सूट, फेस शील्ड, मास्क और ग्लव्स लेके बैठना पड़ा। फिर हमें 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया। फिर वहाँ से हम अपने होम टाउन में आए, वहाँ पे हमारा फिर से होम क्वारंटाइन हुआ। ये सब होने का एक्सपेंडिचर बहुत हुआ हमारा, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब। तो अगर सऊदी में एक सेंटर होता तो ये सब मुझे नहीं करना पड़ता या इतना एक्सपेंडिचर नहीं आता। मेरी भांजी नीट का परीक्षा देने के लिए दिल्ली जाने वाली है, बट इस कोरोना काल में बच्ची का सफ़र करना सही नहीं लगता है। और
14 दिन का क्वारंटाइन भी रहना होगा। बच्ची कैसे मैनेज करेगी? और फ्लाइट भी रेगुलर नहीं चल रही है, सिर्फ वंदे भारत मिशन फ्लाइट चल रही है। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन किया जाए। My exam is to be held on 13th of September. We are facing various issues while traveling from Riyadh to India. One of the issues is COVID. COVID can affect us anywhere and anytime. Second, I would like to put up about 14 days of quarantine, where 7 days of paid isolation and 7 days of home quarantine is required, and paying a huge amount is not possible for everyone. Also, the flights that are scheduled are not available to us at any time that we need. Last, I would request my Prime Minister to please postpone our exams up to November, which will be in the benefit of students. सरकार को यह बात ध्यान में लाने की ज़रूरत है कि क्या इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी छात्रों को वो समान अवसर दे रही है। समानता का अधिकार, समान अवसर का अधिकार हमारे संविधान ने हम सभी को बराबर बराबर दिया है। सरकार को ये बताना चाहिए अपने नागरिक विमानन मंत्री से, सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात करने के लिए कि कितने जहाज वंदे भारत मिशन के तहत इन छात्रों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचने वाले हैं। आप ध्यान दें कि खाड़ी के देशों में अलग अलग संख्या बताई जाती है। कोई कहता है 20,000 छात्र वहां से आने वाले हैं, कोई कहता है 30,000 छात्र वहां से आने वाले हैं। और ये लोगों के जाने की भी अपनी समस्या है कि जाएंगे कैसे, वो एक अलग तकनीकी पहलू है। तीसरा कि 2 बजे इम्तहान है, सबको सेंटर पर 11 बजे पहुंचना है, तो एक 6-6 घंटे पहले पहुंचना है। ये साधारण मामला नहीं है कि ये कैसी परीक्षा हो रही है कि देश के ही नागरिकों का 20 से 30,000 हिस्सा संख्या वो परीक्षा के लिए नहीं पहुंच पाएगा। मंत्री जी को बताना चाहिए कि इन सारे, जिस तरह से शिक्षा मंत्री आपको बता रहे हैं कि इतने लाख छात्रों ने डाउनलोड कर लिया है एडमिट कार्ड, उन्हें बताना चाहिए कि इस खाड़ी के देशों में फंसे 20 से 30,000 छात्रों ने वंदे भारत मिशन के तहत जहाज में टिकट बुक करा लिया है, उन सब का जहाज नहीं छूटेगा, परीक्षा दे सकेंगे। क्या हम ऐसी नीति अपना रहे हैं कि वहां के कोई 20 से 30,000 छात्रों को पहले ही इस कंपटीशन से बाहर कर दें? ये किस तरह की नीति अपनाई जा रही है? क्या किसी को दिखाई दे रहा है या लोगों ने कसम खा ली है कि हमें देखना ही नहीं है? पिछले 48 घंटे में कोविड से दुनिया में सबसे अधिक मौत भारत में हुई है। दुनिया भर में 24 घंटे में 1023 लोग भारत में मरे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमित मरीजों के 75,760 नए मामले आए हैं, जो रिकॉर्ड है। अगस्त के महीने में अब तक 5 दिन ऐसे रहे जब दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक मौतें भारत में हुई हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 60,472 हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 33 लाख पार कर चुकी है। आपने बुधवार को दिल्ली से शरद शर्मा की रिपोर्ट देखी थी कि कैसे दिल्ली में अचानक कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। उसी तरह से कोरोना के मामले मुंबई में भी बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में अब तक यही ट्रेंड रहा है। कुछ समय के लिए ठहराव आता है, लेकिन अचानक से इसमें तेजी आने लगती है। पूजा की यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ कोई मरीज क्या दोबारा इसी वायरस से संक्रमित हो सकता है? हांगकांग में ऐसे मामले की पुष्टि के बाद कोरोना हॉटस्पॉट रही मुंबई सतर्क है। इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि मुंबई में कोई भी कंफर्म केस रिपोर्टेड नहीं है, पर मुंबई के अस्पताल और मुंबई की टास्क फोर्स ये और बृहन मुंबई महानगर पालिका, ये सब लोग जो है पूरी नज़र से देखते हुए हैं कि कोई नया री-इन्फेक्शन का केस उभर के आता है कि नहीं। अब इसमें एक ये बात भी है कि रिलैप्स है या री-इन्फेक्शन, इसमें कन्फ्यूजन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर हम कोई भी री-इन्फेक्शन की केस, अगर हम उसके बारे में जांच पड़ताल करने वाले हैं, अगर कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको कि हमको लग रहा है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गए थे और अब फिर उनको इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन के लक्षण हैं, तो उनमें हमको सबसे पहले तो उस वायरस का जो है स्ट्रेन हमको स्टडी करना पड़ेगा कि ये क्या ये डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ वायरस है जिसकी वजह से कि उनको ये दूसरा इन्फेक्शन हुआ है। और अगर हम ये प्रूव कर पाए कि पहले का स्ट्रेन और अब का स्ट्रेन अलग है, तो निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि ये री इन्फेक्शन है, दूसरा नया इन्फेक्शन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे जहां वायरस म्यूटेशन यानी कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव की आशंका जता रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार उतुरे पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
जैसे कि फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के वायरस में ये अक्सर पाया जाता है कि हर साल उसमें म्यूटेशन हो जाता है और इसलिए कोई भी उसको वैक्सीन भी काम नहीं आता। इसी तरह से हो सकता है जब कोरोना के वायरस में कोई म्यूटेशन आ गया तो उसका सीक्वेंस आरएनए का बदल जाता है और वो एक बार पहले कोरोना से वो पॉजिटिव आया, दूसरे बार म्यूटेशन हुए वायरस से पॉजिटिव आया तो वो दूसरी बार भी पॉजिटिव हो सकता है। ये बात है, कोई डरने की बात नहीं है, ये अक्सर हर बीमारी में पाया जाता है। Now this is especially a wake up call for all those who have got infected. जैसे इन्फ्लुएंजा के वायरस में पाया जाता है कि हर साल उसमें म्यूटेशन हो जाता है, इसलिए वैक्सीन भी काम नहीं आता। हो सकता है कि जब कोरोना के वायरस में म्यूटेशन आ गया, इसलिए मुमकिन है कि टेस्ट में पहली बार वायरस से पॉजिटिव आया और दूसरी बार म्यूटेशन वायरस से पॉजिटिव आया। ये डरने की बात नहीं है, हर बीमारी में पाया जाता है। And cured, that you should continue taking the proper precautions as before. कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कमजोर और पहले से बीमार मरीजों के दोबारा संक्रमित होने का ज्यादा खतरा है, लेकिन असली सवाल ये है कि एंटीबॉडी बनने के बावजूद अगर दोबारा संक्रमण होता है तो जिन वैक्सीन पर काम हो रहा है वो कितनी कारगर रहेंगी। किसी नतीजे तक पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन हांगकांग के मामले ने कई उलझनों का रास्ता जरूर खोल दिया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये बेहद गंभीर रिपोर्ट है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मीडिया आपको भटका रहा है लेकिन आपकी ज़िंदगी दूसरे तरीके से बर्बाद हो रही है। महेंद्रगढ़, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के लोग नेशनल हाईवे ढूंढ रहे हैं, गड्ढे में जाकर बैनर लगा रहे हैं कि उनका प्यारा नेशनल हाईवे किधर गया। विश्वगुरु भारत में नेशनल हाईवे गायब हो गया है। हमारा घर और दुकान दोनों इसी रोड पर है, परंतु यहाँ हम अपनी जान को अकेले पर लेकर जी रहे हैं, क्योंकि कभी कुछ ही नहीं पता किस गाड़ी का टायर फट जाए, कौन सा टायर उछलकर हमारे दरवाजे पर लगे, किसके माथे पर लगे। बिल्कुल हमारी जान को खतरा रहता है। और हालत ये है कि हम महेंद्रगढ़ से कोई नारनौल तक जाने के लिए बोल देते हैं तो हमारे पसीने आ जाते हैं कि यार नारनौल तक पहुँचेंगे कैसे। इतनी बुरी हालत रोड की हो रखी है। पिछले 5 सालों से हम ये देख रहे हैं कि रोड बिल्कुल टूटी हुई है, इस पे रोडे डाल जाते हैं, हमारी जान को बड़ा खतरा है। रोज़ भारी भारी व्हीकल आते हैं, उनसे कंकर उछल के 50-60 फुट ऊपर जाके दुकानों पे लगते हैं। जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं बीएनआर के, वे कहते हैं कि ये एनएचएआई बनाएगी। एनएचएआई के अधिकारी कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार के अधिकारी बनाएंगे। इसी इधर उधर और बॉल को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में डालने के चक्कर में पिछले लगभग 8-10 महीनों में इस सड़क पर 20 लोगों की जान दुर्घटना में जा चुकी है। हम इसके बाद कई बार एस्टिमेट भेज चुके हैं, अभी तक इसकी कोई अप्रूवल नहीं आई रोड को पुनर्निर्माण करने के लिए, और अब भी इसका एस्टिमेट प्रोसेस है। जब भी एस्टिमेट सैंक्शन होगा रिपेयर करवा दी जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में है। जीएसटी के कलेक्शन में 2 लाख करोड़ से अधिक की कमी आ गई है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी एक्ट ऑफ गॉड है, यानी दैवी प्रकोप। एक्ट ऑफ गॉड का एक संदर्भ याद दिलाता हूं। अप्रैल 2016 में कोलकाता में विवेकानंद पुल गिर गया था। पुल को बनाने वाले बिल्डर ने कह दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो उसे लेकर काफी राजनीति हुई। उसी पर जुमला कसा था प्रधानमंत्री जी ने कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब निर्मला सीतारमण बोल रही हैं एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन जीएसटी की वसूली में 2.25 लाख करोड़ से अधिक की कमी आ जाए, चिंता कीजिए, अपनी और देश की भी। इसका मतलब है बड़ी संख्या में कारोबार बर्बाद हो गए हैं, बंद हुए हैं, और जो चल रहे हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। केंद्र ने राज्यों को 1,65,000 करोड़ का मुआवजा दिया है। नीति है कि जीएसटी वसूली कम होने पर उतनी राशि केंद्र को राज्यों को देनी होती है। यह राशि भी जीएसटी की वसूली से अधिक है।
आज की बैठक में राज्यों की तरफ से दबाव था कि उनके राजस्व में गिरावट आई है, केंद्र मदद करे, राज्य घाटे में है। जल्दी ही आप सुनेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के लिए भी पैसे नहीं हैं। देश एक तकलीफ से गुजर रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक में सोना चांदी के कारोबारी 2 भाइयों ने एक साथ एक कमरे में आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप था कि फाइनेंसर कर्ज देने के लिए दबाव बना रहा था। उनका कारोबार तालाबंदी के कारण भी जोर नहीं पकड़ पा रहा था। पोस्टमार्टम हाउस में अपने 2 बड़े भाइयों की लाश लेने के लिए नमित अब अकेले रह गए हैं। नमित एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जबकि अंकित और अर्पित दोनों भाई चांदनी चौक के इसी दुकान में ज्वेलरी का काम करते थे। बीते साल भर से काम मंदा हो गया था। इस दौरान प्राइवेट फाइनेंसरों से लाखों रुपए का कर्ज ले लिया। लॉकडाउन में दुकान बंद और भारी भरकम ब्याज देने का दबाव ये दोनों भाई सहन नहीं कर पाए और बुधवार देर शाम एक साथ उन्होंने खुदकुशी कर ली। ज्वेलरी का काम करते थे दोनों भाई और मार्केट से कुछ पैसा लोगों से लिया था काम को करने के लिए आगे, और वो लोग इनको मारते थे, आके मारते थे। कुछ ने 2 दिन पहले किसी ने फिनाइल ला के भी दिया इनको कि फिनाइल पी के मर जाओ, पैसा नहीं दे सकते तो। उनको टॉर्चर करा जाता था। बाउंसर भेजते थे रोज इनको मारने के लिए। 15% ब्याज मांगते थे इन लोगों से। मैं बस मीडिया से यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को रोका जाए, कि कोई और हादसा ना हो किसी के साथ। हालांकि दोनों भाइयों ने सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण आर्थिक लिखा है, किसी के नाम का जिक्र नहीं है। तो ये जो घटना है ये बहुत ही दुखद एक घटना है। किसी को भी इस तरीके से सुसाइड नहीं करना चाहिए। पुलिस का ये कहना है कि अगर परिवार वाले किसी विशेष व्यक्ति के नाम से उनको शिकायत देते हैं तो पुलिस उस पर जांच करेगी। बिजनेस हब के तौर पर मशहूर चांदनी चौक के कारोबारी इस घटना के बाद सदमे में हैं। व्यापारियों के संगठन कैट का मानना है कि लॉकडाउन के चलते देश के खुदरा कारोबारियों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शायद इसी के चलते सुसाइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। 4-4 महीने बाद दुकानें खुली हैं। लोगों की देनदारियाँ, लोगों के व्यापार एकदम ज़ीरो सेल है, तो बहुत प्रेशर है कारोबारी। और इस टाइम बहुत गंभीर समस्या कारोबारी चल रहा है। इतनी समस्या है कि बिजली के बिल 4-4, 5-5 महीने के प्रोविजनल बिल आ रहे हैं और कमाई कुछ नहीं है, ज़ीरो कमाई है। बैंक के पैसे हैं, EMIs हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेंसिव हैं। घर के एक्सपेंसेस के अलावा और बहुत एक्सपेंसिव हैं। लॉकडाउन के चलते आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। सुसाइड प्रिवेंशन इंडिया फाउंडेशन की स्टडी में पता चला है कि मानसिक तौर पर 73% लोगों के बीमारी के पीछे आर्थिक अनिश्चितता है। नई दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन और हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। भयावह स्थिति है। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी ने मुंबई से एक जानकारी भेजी है कि वहां पर बुधवार को स्टॉक ट्रेडर ने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। घर में बच्चे थे। सुबह पता चला कि मां और पिता नहीं रहे। तो इस तरह से आर्थिक बर्बादी हमें कई तरह से अपने चंगुल में ले रही है। मगर आप ये कदम ना उठाएं। मनोदर्पण नाम कर केंद्र सरकार ने ही एक मनोवैज्ञानिक सलाह के लिए वेबसाइट बनाई है, उस पर नंबर है, उसकी मदद लें, दोस्तों से बात करें। इस तरह से ज़िंदगी ख़त्म ना करें। और गाज़ियाबाद में भी कुछ अभिभावक हैं जो बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। जिस थाली से एक्ट ऑफ गॉड को भगाया जा रहा था, वही थाली बजाकर वो सरकार को जगा रहे हैं कि कुछ कीजिए, हमारी हालत में सुधार कीजिए। ये स्कूल जो है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली संस्था है और स्कूल वाले बराबर इन पर जो है पेरेंट्स पे फीस के लिए दबाव बना रहे हैं जी।
ये अंधी और बहरी सरकार को जगाने के लिए यहाँ ढोल बजाया जा रहा, शंख बजाया जा रहा और थाली बजाई जा रही है, क्योंकि ये सरकार जो है ये बिल्कुल बहरी हो चुकी है और गूंगी हो चुकी है। ये समय ऐसी स्थिति में नहीं है, पता नहीं क्या प्रेशर है, क्यों नहीं ये पेरेंट्स के हक में जब अपना वो जारी करते, क्यों नहीं ये फीस माफ़ करते। न्यूज़ चैनलों से सावधान रहा कीजिए। देखिए, आप अच्छे और निर्दोष नागरिकों के दिमाग में नफरत का जहर भरने के लिए चैनलों ने क्या किया। 2014 से 19 के पहले के सालों में टीवी की डिबेट को याद कीजिए। गाय को लेकर कितनी घटनाएं हो रही थी और किस तरह की बहस हो रही थी। खैर, आप अच्छे लोगों को नफरत से भर दिया गया। आपको ये लगा होगा कि सरकारें गायों का बहुत ख्याल रख रही हैं। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गायों का बजट कम कर दिया गया है। अब एक गायों को एक दिन में सरकारी गौशाला में ₹1.60 दिए जाएंगे। इतनी बड़ी मेहरबानी की है सरकार ने। भाई साहब, ये ₹1.60 का चारा दे देंगे? ये कितने का है? नहीं भैया, 5 रुपये गोला जाता है। 5 रुपये का एक गोला है ये 5, लेकिन 5 रुपये का, ये 5 रुपये का। हाँ। तो ₹1.60 का इसमें से कुछ आएगा? नहीं, कुछ नहीं आता ₹1.60 का। मुझे गलत मत समझिए। मध्य प्रदेश की जो गौ हितैषी सरकार है उसको लगता है कि ₹1.60 के चारे में प्रतिदिन किसी गाय का पेट भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो एक छोटा गट्ठर भी आता है वो तकरीबन 5 रुपये का है। एक से दूसरी गौशाला। हमने सोचा शायद शहर के बाहर इस गौशाला में ऐसा कोई चमत्कार होता हो कि ₹1.60 में गाय का पेट भर जाए, लेकिन निराश हुए। सब एक दिन में एक गाय का कम से कम 200 से 250 रुपये का आसपास का खर्चा आता है एक गाय का, एक दिन का। जैसे अभी सरकार ने थोड़ा बजट कम कर दिया है जी, तो ₹1.60 में अगर मैं आपसे चारा खरीदना चाहूँ तो मुझे कितना चारा मिलेगा गाय को खिलाने? बस एक मुट्ठी। एक मुट्ठी भी ज़्यादा हो गया वो तो मेरे हिसाब से तो। तो इतने में क्या बछिया का भी एक वक्त का पेट भरेगा? एक टाइम का भी, 1 घंटे की भूख भी नहीं भागेगी उसकी उससे तो। गायों के लिए संशोधित बजट ने गौ प्रेमियों को भी हैरत में डाल दिया है। कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब। ये तो समझ लो मजदूर जो इनकी सेवा करता है उसकी तनख्वाह भी ₹1.60 में कैसे होगी? नहीं हो पाएगा, पेट भी नहीं भर पाएगा। तो आप जो घर से रोटी बना के लाते होंगे 2 रोटियां शायद बन जाए ₹1.60 में। घर की तो पड़ सकती है लेकिन बाजार की नहीं पड़ सकती। दरअसल राज्य सरकार ने अपनी लगभग 1300 गौशालाओं में रहने वाली 1,80,000 गायों के लिए 11 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है, यानी प्रति गाय लगभग ₹1.60 प्रतिदिन, जो पहले लगभग 20 रुपये था। पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट था 132 करोड़ रुपए, लेकिन 2020-21 में हो गया सीधे 11 करोड़ रुपए, यानी लगभग 90% की कटौती। बजट तो आगे पीछे होते रहता है। ये देखिए 132। हाँ, ये तो मैं भी मतलब पर बता रहा, ये क्या आगे पीछे होता रहता है। मंत्री जी से जब चर्चा हुई है तो हम लोग कभी कमी नहीं आने देंगे, आश्वासन दिया मंत्री जी ने। मैं धन्यवाद देता हूँ आज आप मीडिया को कि इनका असली चेहरा बताने लगे। गौशाला कमलनाथ जी ने 101,000 से भी ज़्यादा बनवा दी और गो रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या करने वालों ने ₹1.30 पर गाय पूरे साल भर के घास के प्रोविज़न रखा। 2 माचिस भी नहीं आती है। ₹1.30, ₹1.60 इनका असली चेहरा दिखने लगा। कितनी कोविड की बीमारी हो पर गाय को आराध्य मानने वाले लोग गाय की हत्या करने का बजट प्रोविज़न रखने लगे। शर्म आती है मुझे। शिवराज सिंह जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है गाय माता के लिए बजट में प्रोविज़न थोड़ा बढ़ाओ। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर मरने मारने की बात कहने वाली जनता ने भी गाय के नाम पर दान देने के लिए सिर्फ
22,000 रुपये अपने बटुए से निकाले हैं। विशुद्ध अंग्रेजी में देश के कुछ राज्यों के प्रति नाक भौं सिकोड़कर उन्हें काऊ बेल्ट कहा जाता है। अब इसके मायने कई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस सत्ता में आए चाहे बीजेपी, बेचारी गाय भी जान चुकी होगी कि काऊ बेल्ट के लोगों की तरह उनके हालात बदलने वाले नहीं हैं। गाय और गौशाला सिर्फ चुनावी मुद्दे ही बने रहेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन गाय के नाम पर आप अच्छे लोगों को चैनलों ने कितना खतरनाक बना दिया, कितनी सांप्रदायिकता जहर समाज के भीतर बो दी। खैर, अब राजनीतिक खबरें। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जितिन प्रसाद के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अपनों को नहीं, बीजेपी को निशाना बनाया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके जितिन प्रसाद का विरोध किया है। हाल ही में चिट्ठी लिखने वाले 23 लोगों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य जितिन प्रसाद का भी नाम है। जितिन प्रसाद का लोकसभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में ही पड़ता है। उसी इलाके के कार्यकर्ता उनको गद्दार बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, किसान परेशान हैं और भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों, मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए गए थे। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस बस बड़ी बैठक कर सकती है, बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकती। जो कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र नहीं बचा पाए, वो देश का लोकतंत्र क्या बचाएंगे। आम आदमी पार्टी से निलंबित और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की पार्षद के तौर पर सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव पूर्वी दिल्ली नगर निगम में पास हो गया है। नियमों के मुताबिक अगर कोई पार्षद बिना किसी सूचना के लगातार 3 बैठकों में गैर हाजिर रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाएगा। ताहिर हुसैन आपके टिकट पर 2017 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट पंजाब के फाजिलका से है। नहरों का रखरखाव होता नहीं है और उनमें जब बारिश के दिनों में पानी बढ़ता है, भर जाता है, तो नहरें टूट जाती हैं और जिनकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। खेतों में पानी भरा है और ब्रजमोहन के सामने बस अंधेरा है। सहकारी सोसाइटी और साहूकारों से 2.5 लाख का कर्ज लेकर 2.5 एकड़ में कपास की खेती की। जब फसल आधी पक चुकी थी तभी पानी घुस आया। इस बार भी नहरों की सफाई ना होने से बारिश के पानी के दबाव में उनके किनारे टूट गए और पानी खड़ी फसल में घुस गया। 2500 लगभग एकड़ रकबा है, उस चों कोई 500 एकड़ माड़ा मोटा उधर पानी ते टल गया। 2500 एकड़ के लगभग खेत में पानी भर गया है और फसल बचने के आसार नहीं है। अभी भी बरसात का मौसम बना हुआ है, सारी फसलें खराब हो चुकी है। चारा डालने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सरकार से हमारी गुजारिश है कि वह हमें मुआवजा दे। ते चारे वास्ते जे हर एक पासे सानू मुआवजा दिता जावे। इस इलाके में कुछ 3000 एकड़ में खेती है, जिसमें से 2500 एकड़ में खड़ी फसल में पानी भर चुका है। किसानों के पास जानवरों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं है। जिमीदारों की आमदन खत्म हो चुकी है। पल्लियों जेड़ा 15 जमींदारों की आमदनी खत्म हो चुकी है। उन्होंने 15 से 20 हजार पर एकड़ फसलों पर खर्च कर दिया है। उनके पास कुछ नहीं बचा है। उनके पास पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा लाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है, क्योंकि उनके पास जो पैसा था वो अपनी फसलों के पालन पोषण पर खर्च कर चुके हैं। सारा पैसा तो असी नरमे दे ते झोने दे खर्चे च ला चुके हैं। ये नहर मुक्तसर से सरबा बोदला होते हुए फजिलका में प्रवेश करती है। इस वक्त इसकी वजह से हर तरफ तबाही का मंजर है। किसान बची फसल को बचाने के लिए मोटरों की मदद से पानी निकालने की कोशिश में लगे हैं।
पिछले दिनों से काफ़ी बारिश पड़ने के कारण जो सरावा बोदला ड्रेन है वो ओवरफ्लो हो गई है और उसका पानी कई गांवों में आ चुका है। ड्रेन विभाग की तरफ से हम मोटरों का अरेंजमेंट यहाँ गाँव में कर रहे हैं और आस है जल्दी से जल्दी हम गाँव को पानी निकाल कर उनको सुरक्षित कर देंगे। ड्रेन की सफाई तो बहुत अच्छी तरह से हुई है, पर बारिश ज़्यादा पड़ने के कारण ड्रेन का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, टूटी कहीं से नहीं है। फजिल्का के किसानों पर हमेशा से ही दोहरी मार पड़ती रही है। जब उनको पानी की ज़रूरत होती है उस वक्त नहरों का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो पानी उसे चौपट कर डालता है। इस साल भी जिले में तकरीबन 16,000 एकड़ में खड़ी कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के इस सवाल का जवाब कौन देगा कि नहरों की सफाई क्यों नहीं होती है और उसके लिए जो बजट रखा जाता है वो आखिर कहां जाता है। हर साल बरसात के मौसम से पहले पंजाब सरकार ये दावा करती है कि उसने प्रदेश में हर नाले और नहर की सफाई और मरम्मत करवाई है ताकि किसानों के पास सही ढंग से पानी पहुंच सके। लेकिन ये तस्वीरें उन दावों की पोल भी खोलती है और ये भी दिखाती है कि कैसे इन्हीं किसानों के नाम पर वोट लेने वाली सरकारें आखिर में जाकर उन्हें अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ देती हैं। फाजिल्का से बलजीत के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। इन बेहतरीन संवाददाताओं की संजीदा रिपोर्टों का असर किस पर होता होगा पता नहीं। देश की बात देखते हुए आप किस देश को समझते होंगे पता नहीं, लेकिन जब ये रिपोर्ट चल रही थी मैं हबीब जालिब को पढ़ रहा था। वो देखने मुझे आना तो चाहता होगा मगर ज़माने की बातों से डर गया होगा। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।